हेलो। आज हम देखने वाले हैं जावा के बारे में। मैंने एक लाइन लिखी हुई है, बिगिनिंग योर करियर। अब काफी लोग बोलेंगे कि हमने तो सी प्रोग्रामिंग कर रखी है, हमने सी प्लस प्लस कर रखी है, हमारी करियर की स्टार्टिंग तो नहीं है एटलीस्ट। तो मैं कुछ आपको ऐसी बातें बताऊंगा जो सिर्फ जावा में ही पॉसिबल है, सी और सी प्लस प्लस में पॉसिबल ही नहीं है। पहली चीज, जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है, कैसे वर्क करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच क्या होती है, हम आगे बात करेंगे। ठीक है। अब उसमें से आप कुछ लोग बोलेंगे कि हमने तो सी प्लस प्लस भी पढ़ी है, वो तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। तो उसका आंसर मैं आपको आगे दूंगा। ठीक है, जावा में क्या डिफरेंट है सी प्लस प्लस से। तो कोई भी चीज हम पढ़ते हैं, तो हम या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि ये क्या यूज के सॉल्व करती है, क्या इसमें ऐसे क्या फीचर्स हैं कि अगर मैं दूसरी पढ़ूं तो क्या बेटर रहेगा, मतलब कौन सी पढ़ना हमारे लिए बेटर रहेगा, ये हम जनरली देखते हैं जब भी हम करियर अपना बनाते हैं। तो जावा की सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा फीचर यही था, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अब ये क्या होता है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है कि उसको फर्क नहीं पड़ता आपने कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम डाल रखा हो, उसको फर्क नहीं पड़ता आपने कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम डाल रखा हो। मैंने रिपीट की इस लाइन को क्योंकि ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है। जनरली अपन मार्केट में देखें तो अपने मार्केट में 3 ऑपरेटिंग सिस्टम जनरल मानते हैं कि हम काफी यूज करते हैं, विंडोज, लिनक्स और मैक। तो अभी क्या होता है, मान लो किसी ने अगर सी पढ़ी होगी और किसी ने विंडोज में कोड लिखा होगा, फिर मैक में कोड लिखा होगा। तो उसने विंडोज में कोड लिखा, अब वो मैक में उस फाइल को ले जाएगा, कंपाइलर इंस्टॉल करेगा, फिर कंपाइल करके चलाएगा। ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट तो हुआ ही नहीं। जब आपको कंपाइलर इंस्टॉल करके ही चलाना पड़ रहा है और कोड में थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ रहे हैं, तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट तो कुछ हुआ ही नहीं। ऐसा नहीं है कि आपको जावा के लिए कुछ इंस्टॉल नहीं करना है, जावा के लिए भी आपको इंस्टॉल करना है। जेडी के दोनों, जेडी के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम में आप जावा रन कराओगे, मैं बताऊंगा जेडी के क्या होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, काफी लोग बोलेंगे ये तो कोई नई बात नहीं है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो सी प्लस प्लस भी है। सी प्लस प्लस में आप बिना क्लास बनाए हुए नॉर्मल कोड लिख सकते थे, मतलब आप फंक्शनल प्रोग्रामिंग भी कर सकते थे। ठीक है। जावा में जब प्रोग्राम लिखोगे तो स्टार्टिंग ही क्लास होगी, विदाउट क्लास आप जावा में प्रोग्राम लिख ही नहीं सकते। तो जावा स्ट्रिक्टली आपसे फॉलो करवाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट्स, ताकि आपका एक बहुत ही अच्छा प्रोग्रामिंग बेस बने और आप अपना काफी अच्छा करियर बना पाए। कम्युनिटी सपोर्ट, अब मान लो कि आपने देखा होगा कि मार्केट में आए दिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लॉन्च होती रहती है, 1-2 साल बाद लोग इतना उन पर स्विच नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर कोई एरर आ गया या कोई प्रॉब्लम आ गई तो हमारी हेल्प कौन करेगा? उसका कम्युनिटी सपोर्ट कैसा है? जावा का कम्युनिटी सपोर्ट बहुत बड़ा है, आप सब जानते होंगे, जावा काफी पहले आई थी। अब सिक्योर, सिक्योर क्या है? ऐसा कुछ स्पेशल है क्या जावा में जो सिक्योरिटी देता है? तो जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ये मैंने स्टार्टिंग में बोला था। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कैसे है, इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है जेवीएम की वजह से, या आप कह लो कि बाइट कोड की वजह से प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। अब बाइट कोड क्या होता है? आपने जावा का प्रोग्राम लिखा, अब जब कंपाइल करेंगे जावा के प्रोग्राम को तो एक फाइल बनती है जिसका एक्सटेंशन होता है डॉट क्लास। उस फाइल में आपका कुछ ऐसा कोड होता है, अगर आप उसे खोलेंगे तो आप नहीं समझ सकते उस फाइल को, मतलब आप क्या, कोई भी नहीं समझ सकता उसको, सिर्फ जेवीएम ही समझ सकती है, जावा वर्चुअल मशीन। ठीक है। अब जावा वर्चुअल मशीन को इंस्टॉल करने से पहले अपने सिस्टम में, तो डायरेक्टली तो पहले से तो इंस्टॉल्ड होता नहीं है जेवीएम, तो हमें जेडीके डालना पड़ता है, जावा डेवलपमेंट किट। तो जावा की जितनी भी लाइब्रेरीज हैं, फाइल्स हैं, वो अपने पीसी में आती हैं ताकि हम इस पे वर्क कर पाए जावा के ऊपर। ये मैं बहुत बेसिक बता रहा हूँ, हाई लेवल आइडिया दे रहा हूँ सिर्फ। डेप्थ में हम देखें कि जेवीएम का आर्किटेक्चर क्या होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको किसी भी टेक्नोलॉजी का इन और आउट पता है तो आप उस टेक्नोलॉजी में कुछ भी कर सकते हो। तो ये हम आगे आने वाली क्लासेस में देखेंगे। मल्टी थ्रेडेड, इससे एक बात ध्यान नहीं, एक बात बताता हूँ। हम बोलते हैं ना कि कंप्यूटर बहुत सारी चीजें एक बार में एक साथ करता है, ये झूठ है। अब सब बोलेंगे कि ये झूठ कैसे हो सकता है? कंप्यूटर एक बार में एक ही काम करता है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कंप्यूटर एक बार में एक ही काम करता है। तो ये मल्टीपल टास्क कैसे चला रहा है फिर जब एक ही काम करता है?
कंप्यूटर स्विच करता है, या आप कहें सीपीयू स्विच करता है दूसरी टास्क पे इतनी तेज कि हमें फील ही नहीं होता कि वो एक काम कर रहा है एक बार में। इसको हम बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। आप पढ़ सकते हैं, गूगल कर सकते हैं इस टर्म के बारे में। सीपीयू कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग पे वर्क करता है, एक बार में सिर्फ एक ही काम कर सकता है। जिस भी प्रोसेस को हमारे सीपीयू की जरूरत होती है, सीपीयू उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करता है, फिर दूसरे के पास चला जाता है। तो सीपीयू कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करता है, कभी भी बहुत सारे टास्क एक साथ नहीं चलाता। ठीक है। अब मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है? जावा भी सपोर्ट करती है कि आप काफी सारे टास्क एक साथ चला पाओ। तो इसको हम, इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं मल्टी थ्रेडिंग। ठीक है। क्लीन सिंटैक्स मैंने आपको पहले ही बताया था कि जावा में आप बिना क्लास के प्रोग्राम तो नहीं बना सकते। तो इसका सिंटैक्स एकदम फिक्स्ड है, क्लीन है, फिक्स्ड अप्रोच है वर्किंग के लिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप सी एस सी प्लस प्लस में काम करोगे तो आप डायरेक्ट काम कर पाते थे उसमें, मगर आप इसमें सिर्फ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के मेजर्स ही आप फॉलो करोगे। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग जावा को डायरेक्ट स्टार्ट करना चाहते होंगे, या वो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो मेरा एक सजेशन है, आप कर सकते हो जावा को डायरेक्टली स्टार्ट। मगर अगर कोई बंदा 2 घंटे में प्रैक्टिस करता है तो आपको 4 घंटे करनी पड़ेगी बस। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको सी आनी ही चाहिए या सी प्लस प्लस आनी चाहिए, आती होगी तो बहुत अच्छी बात है। कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपको आती है तो आप कोई दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काफी आसानी से सीख सकते हो। ठीक है। आगे चलते हैं और देखते हैं। अब एक आप इमेज देख रहे होंगे मोस्टली यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, या मोस्ट एक्टिव रिपोजिटरीज इन गिटहब। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट टॉप पे दिख रही होगी आपको, ऑब्वियस सी बात है। सेकंड पे जावा है। जावा आई थी आज से 26 या 25 साल पहले, आज भी वो सेकंड पे। जावा स्क्रिप्ट फर्स्ट पे इसलिए क्योंकि उसके काफी सारे फ्रेमवर्क्स आते हैं, काफी सारी चीजों को आसान बना दिया। मगर जावा भी अभी भी मार्केट में टॉप 500 फॉर्चून कंपनीज आज भी जावा यूज करती है। वो आप देख ही रहे होगे गिटअप पे कितने रिपोजिटरी। तो रिपोजिटरी क्या होती है? आपके कंप्यूटर में एक फोल्डर होता है, तो वही फोल्डर आपने क्लाउड पे बना रखा है गिटहब पे, उसको हम रिपोजिटरी बोलते हैं, उसमें आपका कोड होगा। ठीक है। गिटहब का यूज केस क्या है ये बात की बात है, अभी हम जावा के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ मैंने आपको काफी सारे पॉइंट्स पहले बता दिए, मगर जो मुझे सबसे जरूरी लगता है, जो आपको नोट डाउन कर लेने चाहिए। जावा इज रिलेटिवली सिंपल एंड इजी टू लर्न। अब काफी लोग बोलेंगे कि जिन्होंने तो सी एस सी प्लस प्लस नहीं पढ़ी उनके लिए आसान कैसे हो सकती है? बिल्कुल उनके लिए आसान नहीं है, उनको दूसरों से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मगर जिसने सी एस सी प्लस प्लस पढ़ी है उसके लिए काफी आसान है। अब मल्टीपर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? अच्छा, आपने सी पढ़ी, आपने सी से क्या बनाया है? कोई एप्लीकेशन बनाई, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाई, कोई एंड्रॉइड ऐप बनाई, या कोई वेबसाइट बनाई? आपने कुछ नहीं बनाया, आपने एक नॉर्मल सा प्रोग्राम बनाया जिससे आप प्रोग्रामिंग समझ पाए। मगर जावा की मदद से आप मोबाइल डेवलपमेंट को भी टारगेट कर सकते हो, वेब डेवलपमेंट को भी टारगेट कर सकते हो, और डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट को भी टारगेट कर सकते हो। तो इस जावा से हमारे मल्टीपल पर्पसेस सॉल्व हो रहे हैं, इसलिए मैंने लिखा है जावा इज मल्टीपर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके। और मल्टी थ्रेडेड मैंने आपको बता दिया, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या होता है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। कोर्स कंटेंट, पहले आप बेसिक देखोगे। बेसिक्स में आपका डेटा टाइप, वेरिएबल्स, क्लासेस, ये सब कुछ आ जाएगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जेवीएम आर्किटेक्चर। अच्छा, कई लोग सोच रहे होंगे मैंने नहीं लिखा फॉर लूप पढ़ाऊंगा, इफ पढ़ाऊंगा, एल्स इफ पढ़ाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं लिख रखा। बेसिक्स में वो सब आ जाता है। बेसिक मतलब आपको प्रोग्रामिंग की नॉलेज होनी चाहिए कि प्रोग्रामिंग करते कैसे हैं, कौन से टाइम पे कौन सा कंस्ट्रक्ट यूज करेंगे प्रोग्रामिंग का, या कौन सी कंट्रोल स्टेटमेंट यूज करेंगे। तो ये सब बेसिक में कवर हो गया। ठीक है। सबसे जरूरी चीज मैं बता रहा था जेवीएम का आर्किटेक्चर। मैंने आपको कहा था अगर आपको किसी भी टेक्नोलॉजी का इन एंड आउट पता होगा तो आप उससे कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं।
ठीक है। तो जे जावा के प्रोग्राम को कंप्यूटर कैसे समझता है, कौन कौन सी लेयर्स पे जाता है वो प्रोग्राम, फिर हमारे पास आंसर आता है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है जेवीएम आर्किटेक्चर। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसमें आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के सारे कंसेप्ट आ जाएंगे जो कि कंपनीज पूछती है, जो कि आपके करियर में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। कुछ कॉन्सेप्ट्स के नाम बताता हूँ: इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ने वाले हो। मल्टी थ्रेडिंग मैंने आपको बता ही दिया। अच्छा, अभी तक अपन ने ये बात नहीं करी कि जावा से क्या, मैंने बोला था डेस्कटॉप एप्लीकेशन बन सकती है, तो आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस भी बना सकते हो, जीयूआई, तो वो भी हम बनाएंगे। ये काफी ब्रीफली मैंने कोर्स कंटेंट को लिखा है, आपको अगर प्रॉपरली देखना है तो आप साइट पे जाकर विजिट कर सकते हैं। ओके, अब आप सब सोचेंगे कि जावा की मैंने इतनी बात करी और कंपनीज सिर्फ 5 लिख रखी है। तो जावा करेंटली ऐसी बहुत सारी कंपनीज है वर्ल्ड में जो जावा यूज कर रही है। मैं एग्जैक्ट नंबर तो बता नहीं सकता, मगर ये गारंटी देता हूँ कि नंबर काफी बड़ा होगा। तो मैंने यहाँ पे वही कंपनी लिस्ट करी है जिसको आप कॉमनली जानते हो, ठीक है, ताकि आपको लगे कि हाँ, जावा भी मार्केट में अभी भी यूज होती है। अच्छा, गूगल का लोगो क्यों लगा रखा है जब ओरेकल का प्रोडक्ट है जावा? तो और फेसबुक का भी है, स्पॉटिफाई का भी है, नेटफ्लिक्स का भी, अमेजोन का भी। इन्होंने अपने काफी सारे मॉड्यूल्स में, काफी सारी फंक्शनलिटीज में जावा का यूज लिया है। गूगल का तो सबसे बड़ा एग्जांपल आप एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम देख ही रहे हो, जो आपके हाथों में, आपकी आपके घर में काफी जनों के पास होगा, तो वो भी जावा बेस्ड ही है। ठीक है, मैंने भी बात करी कि एंड्रॉइड जावा बेस्ड है, तो आप जावा से एंड्रॉइड एप्लीकेशंस भी बना सकते हो। तो हम देख रहे हैं जावा की करियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हो सकती है। तो बैकएंड डेवलपर, एंड्रॉइड डेवलपर और सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो सबसे पहले मैंने बात करूंगा एंड्रॉइड डेवलपमेंट के बारे में। जावा से आप एंड्रॉइड एप्स क्रिएट कर सकते हो जो नेटिवली एंड्रॉइड डिवाइसेस पे चलेगी। और बैकएंड डेवलपर का मतलब क्या होता है? बैकएंड डेवलपर का मतलब होता है आप एपीआईज वगैरह क्रिएट कर सकते हो, या अपनी एप्स के लिए बैकएंड भी बना सकते हो जावा के लिए। अब बैकएंड क्या होता है? ये बैकएंड फ्रंट एंड क्या होता है? बैकएंड फ्रंट एंड दोनों टर्म्स काफी कॉमन है। कॉमन कैसे है? फॉर एग्जांपल, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो आपके लिए क्या है? फ्रंट एंड है। ठीक है, वो आपके लिए क्या है? फ्रंट एंड है। मगर जो आपको नहीं दिख रहा वो आपके लिए बैकएंड। अब ऐसा क्या है जो आपको नहीं दिख रहा? फॉर एग्जांपल, आप एंड्रॉइड ऐप चलाया, आपने कोई फॉर्म भरा एंड्रॉइड ऐप पे और सबमिट कर दिया। वो फॉर्म सबमिट होकर कहीं ना कहीं स्टोर होगा, मत डेटाबेस में स्टोर होगा। ऑब्वियस सी बात है, डेटाबेस एक कॉमन टर्म है जहाँ पे हम डेटा स्टोर करेंगे। ठीक है, अब डेटाबेस काफी तरीके के आते हैं, माइस्क्वेल आता है, मोंगोडीबी आता है, तो इन सब पे अपन नहीं जाएंगे। तो ये जो हमारा डेटा जो हमने मोबाइल में भरा हुआ है, इसको हम कहाँ लेके जाएंगे? इसको हम सर्वर पे लेके जाएंगे। तो सर्वर पे कैसे लेके जाएंगे? हमारे पास कोई ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो होनी चाहिए ना जो इस डेटा को हमारे डेटाबेस तक पहुंचा दे। तो वही लैंग्वेज हमारे लिए क्या कहलाएगी कि ये हमारे लिए बैकएंड का काम कर रही है। तो आप जावा से बैकएंड भी बना सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था जावा को 25 से 26 साल हो गए मार्केट में आए हुए, आज भी डिमांड में। तो इसका फ्यूचर स्कोप कभी खत्म नहीं हो सकता। जावा से आप बहुत सारे पर्पसेस सॉल्व कर सकते हो। आप तो आप देखोगे कि जावा कहीं नहीं जा रही अभी 10-20 साल तक तो आराम से। तो आप जावा पे अपना करियर आराम से बिल्ड कर सकते हैं, आपके पास सारी करियर अपॉर्चुनिटीज भी है। ठीक है, अब ये अब अपन थोड़ा कोडिंग का पार्ट देखते हैं कि कैसे जेवीएम इंस्टॉल करेंगे, कैसा कोडिंग स्ट्रक्चर होता है जावा में, कैसे क्लासेस बनाते हैं, तो ये हम देखते हैं। उससे पहले सबसे जरूरी बात, कोई भी स्टूडेंट आता है, किसी भी इंस्टीट्यूट में जाएगा तो कोई भी इंस्टीट्यूट उससे एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फीस चार्ज करता है। तो जब स्टूडेंट फीस देता है तो अपने लिए बेस्ट ही चुनेगा, नॉर्मल सी बात है।
तो मैं आपको बताता हूँ कि डेक इंस्टीट्यूट सबसे बेस्ट क्यों है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी आपको ट्रेनर यहाँ पे पढ़ा रहे हैं वो सॉफ्टवेयर कंपनीज में वर्क करते हैं और आपको 100% प्रैक्टिकल नॉलेज ही दी जाती है। कई इंस्टीट्यूट्स में आपने देखा होगा बोर्ड पे थ्योरी लिख लेते हैं, कॉपी में लिखवा देते हैं स्टूडेंट्स को, फिर स्टूडेंट्स कोचिंग में बैठ के या फिर घर पे जाकर ही प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात 100% प्लेसमेंट है। और यहाँ पे जो अप्रोच है पढ़ाने का वो अलग है दूसरों से। आप यहाँ पे क्या होता है कि आपको हर फ्राइडे को असाइनमेंट दिए जाते हैं, फिर उसका इवेल्यूशन होता है, फिर हम आपसे माइनर प्रोजेक्ट्स भी करवाते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कोडिंग, जिसके लिए आप सब एक्साइटेड होंगे। तो फिलहाल के लिए, अभी के लिए थैंक यू। मैं उम्मीद करता हूँ आपको प्रेजेंटेशन काफी अच्छी लगी होगी। तो अब हम स्विच करते हैं कोडिंग पे। ओके, आपको अपने सिस्टम में जावा इंस्टॉल करने के लिए जेडीके इंस्टॉल करना है। अब यहाँ पे काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सर मैं जब क्लिक करता हूँ तो जेडीके के काफी सारे वर्जन आते हैं, कौन सा इंस्टॉल करना चाहिए। ठीक है, तो आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को देखें कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। उसके बाद आप चूज करें कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कितने बिट का है। फॉर एग्जांपल आपको, मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है आप देख रहे हैं, और मेरा 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो मैं अपने 64 बिट और विंडोज के लिए सिलेक्ट करूंगा तो मेरे को सही जेडीके मिलेगा। कई बार लोग गलती कर देते हैं, ध्यान नहीं देते, जो यहाँ पे प्रोडक्ट फाइल डिस्क्रिप्शन वाला कॉलम है उस पर और कोई सा भी डाउनलोड कर लेते हैं, तो जनरली लोगों के पीसी में नहीं चलेगा, क्योंकि हर ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना एक अलग एक्सटेंशन होता है एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे मिल गया x64 इंस्टॉलर, मुझे यही काम में लेना है, ठीक है। ये डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद आपको इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करना काफी आसान है, जैसे आप विंडोज में बाकी प्रोग्राम्स इंस्टॉल करते हो वैसे ही इंस्टॉल करोगे, ठीक है। दूसरी चीज जो सबसे काम की है, अभी आप देखोगे कि अगर मैं कमांड प्रॉम्प्ट खोलता हूं तो मैं जावा लिखूंगा और यहाँ पर मतलब कुछ तो एग्जीक्यूट हुआ, मतलब जावा मेरे पीसी में इंस्टॉल्ड है। मगर इंस्टॉल तो आपने भी कर ली, मगर जब आप ये लिखोगे ना जावा, तो हो सकता है कई पीसीज में ये ना शो करे जो मेरे पीसी में दिखा। तो इसके लिए आपको क्या करना है वो आप देखें। इसके लिए आपको सी ड्राइव में जाना है, आपका जावा का फोल्डर होगा यहाँ पर, आपको देखना है, ठीक है। ये जावा का फोल्डर है आपके पास। अब आपके फोल्डर का नाम कुछ अलग हो सकता है, मगर आपको जेडीके नाम का प्रीफिक्स वाला फोल्डर ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप बिन में जाना है, आपको ये पाथ कॉपी करना है, ठीक है। उसके बाद एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में जाना है, और यहाँ आने के बाद आपको एक और वेरिएबल मिलेगा पाथ, उसको आपको एडिट करना है और यहाँ आपको जावा का पाथ देना है। कैसे दोगे, न्यू पे क्लिक करना, अभी जो कॉपी करवाया था पाथ वो यहाँ पेस्ट करके ओके कर देना। अब इससे होगा क्या, एक चीज ध्यान रखने वाली ये है कि कई लोग क्या करेंगे कि सीएमडी खोल लेंगे, जावा लिखेंगे, कुछ शो नहीं करेगा, बोलेगा जावा इज नॉट रिकॉग्नाइजेबल कमांड, ठीक है। फिर ये वाली स्टेप करने के बाद भी जावा दोबारा लिखेंगे और वापस से सेम ही एरर आएगा। तो ये एक्चुअली सीएमडी का फॉल्ट है, आपका फॉल्ट नहीं है। आपको सीएमडी क्लोज करके दोबारा चलानी है तो आपको जावा इंस्टॉल मिल जाएगी। अब आप बोलोगे सर इंस्टॉल तो पहले भी हो गई थी, इंस्टॉल तो पहले ही हो गई थी, मगर कंप्यूटर को ये नहीं पता था कि जावा कहाँ रखी हुई है, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली जावा का एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो आप यहाँ से जाके कर सकते हो, यहाँ पे सीएमडी खोल के। मगर मुझे पूरे एंटायर सिस्टम में कहीं पर भी जावा एग्जीक्यूट करानी है तो मुझे उसका पाथ एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में देना जरूरी है, ठीक है। अब आगे चलते हैं,
और एक प्रोग्राम बना के देखते हैं छोटा सा। ठीक है। अब काफी लोग बोलेंगे कि सर काफी सारे एडिटर्स आते हैं, आप नोटपैड क्यों यूज कर रहे हो? काफी सारे एडिटर्स में इंटेलिजेंस प्रॉपर्टी आती है। जो सीखना चाहता है वो इंटेलिजेंस प्रॉपर्टी को यूज नहीं करेगा तो काफी अच्छा और सीखेगा, और काफी जल्दी भी सीखेगा। कहीं किसी भी एग्जाम में वो जावा को आराम से लिख पाएगा। मगर जिस एडिटर में इंटेलिजेंस प्रॉपर्टी होता है, अगर आप उस पर प्रैक्टिस करेंगे तो आप कुछ टर्म्स भूल जाएंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम यहाँ नोटपैड को एज ए एडिटर ही यूज करेंगे। ठीक है। मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ। मैंने क्लास का मतलब फाइल का नाम रख दिया बेसिक, और एक्सटेंशन जो मैं रखूंगा फाइल का वो होगा डॉट जावा। जावा के जितने भी प्रोग्राम्स आप बनाएंगे उसका एक्सटेंशन आपको डॉट जावा रखना है। ठीक है। अब इसमें हम कोड लिखेंगे। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हम कोड नोटपैड में लिखेंगे, तो मुझे इसको क्लोज करना होगा। ओपन विद नोटपैड। ओके। ठीक है। पहले ही बोला था प्रेजेंटेशन देते टाइम कि आपको हर चीज जावा में क्लास से स्टार्ट करनी है। अभी के लिए आपके लिए इजी हो, मैं उसके लिए क्या कर रहा हूँ, जो मैंने फाइल का नाम दिया है वही मैं क्लास का नाम दे रहा हूँ। अच्छा, काफी लोग बिगनर होंगे जिन्हें ये समझ नहीं आ रहा होगा कि मैंने डायरेक्ट क्लास बना दिया, क्लास को नाम दे दिया है, जो भी है। वो एक बार अगर सी एस प्लस प्लस अच्छे से आती होगी तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई ऐसा बंदा है जो स्टार्ट ही जावा से कर रहा है, उसको मैं बताता हूँ। आप क्या मान लीजिए, क्लास को आप समझिए ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप इज कॉल्ड क्लास। ग्रुप ऑफ, ठीक है, ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप इज कॉल्ड क्लास। जैसा कि मैं आपसे पूछूं, मैं फिफ्थ क्लास में गया तो वहां पर वही बच्चे बैठेंगे जो फिफ्थ क्लास में है। ठीक है। और क्लास का नाम क्या है यहाँ पे, मैंने फिफ्थ। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्लास का नाम क्या बनाया, बेसिक। तो जो भी मैं इस क्लास के लिए बनाऊंगा वो इस क्लास को ही बिलोंग करेगा। ठीक है। अभी के लिए आप इतना ध्यान रखें। अब आप देखेंगे ये मैंने क्या बनाया। काफी लोग बोलेंगे कि मैंने एक फंक्शन बनाया, काफी लोग बोलेंगे मैंने मेथड बनाया। ठीक है। तो अब जनरली लोगों से ये सवाल पूछा जाता है फंक्शन और मेथड क्या होता है, तो लोग आंसर देते सेम है, बल्कि ऐसा नहीं है। ये मैं ये आंसर मेरे अकॉर्डिंग है, आपके आंसर अलग हो सकता है। फंक्शन किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता, मगर मेथड क्लास के ऑब्जेक्ट पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है। अगर कोई बेसिक डिफरेंस पूछे तो यही है। अब मैंने लिखा हुआ है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग arg। ये मेन को आपने पहले भी देखा है, वॉइड को पहले भी देखा है, अगर आपने सी एस सी प्लस पढ़ी हो तो। जिन्होंने नहीं पढ़ी मैं उनको बताता हूँ। वॉइड का मतलब होता है खाली, मतलब कुछ भी नहीं है वहाँ पे, ब्लैंक है वो। मेन एक मेथड, जैसे गाड़ी चलाने के लिए आपको ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी, तो आपके प्रोग्राम को चलाने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, मेन की। ठीक है। इसके अंदर मैंने कुछ रिसीव करवाया है, अभी आप इसको छोड़ दीजिए ये क्या है, उसको ब्लैंक मानिए। मगर जो भी हम फंक्शन बनाते हैं या जो भी हम मेथड बनाते हैं, आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, उसको हम ओपनिंग और क्लोजिंग कर्ली ब्रेस से डिनोट करते हैं। मतलब ओपनिंग मतलब आप उसमें कुछ लिख सकते हैं, क्लोजिंग मतलब उसका आपने जो डेफिनेशन लिखनी थी आपने लिख दी है।
ठीक है, अभी हमने यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है। तो अब मान लो कि मुझे कुछ प्रिंट कराना है, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, ठीक है। हेलो, अच्छा, काफी लोग सी एस सी प्लस प्लस से होंगे, मैंने पहले भी बोला है, तो उनको पता होगा सेमी कॉलन से हम लाइन को एंड करते थे, तो यहाँ पर भी वही केस है, ठीक है। अब जिन्हें नहीं पता, जो जावा डायरेक्ट पढ़ रहे हैं, उनको बताता हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पे, जैसे इंग्लिश में हम क्या करते हैं, कोई भी लाइन एंड होती है तो हम फुल स्टॉप लगाते हैं, तो प्रोग्रामिंग में हमने कोई भी लाइन एंड करी तो हम क्या लगाएंगे, या स्टेटमेंट एंड करी तो हम सेमीकोलन लगाएंगे। अब काफी लोग बोलेंगे यार सर आपने यहाँ तो लगाया नहीं, आपने यहाँ पे भी नहीं लगाया, मगर आपने यहाँ ही क्यों लगाया। ये एक सिंगल स्टेटमेंट है, इसके इससे रिलेटेड कोई दूसरी स्टेटमेंट नहीं लिखी है मैंने, इसलिए मैंने सेमीकोलन यहाँ लगा दिया। जैसा कि आप देखेंगे मैंने क्लास के अंदर क्या बनाया है, मेन बनाया है, और मेन के अंदर मैंने कुछ लिखा, तो इस चीज के लिए आपको सेमीकोलन की जरूरत नहीं है, मगर आप जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे उसको क्लोज करने के लिए आपको सेमीकोलन की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक और लाइन लिखी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। तो ये दूसरी लाइन है, दूसरी स्टेटमेंट है, ये किसी से रिलेटेड नहीं है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सेमीकोलन लगा दिया। अब इसे हमें चलाना है, एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। इसको, इस स्टेप को ध्यान से देखना है कि क्या स्टेप फॉलो कर रहा हूं मैं। आपको यहीं पर CMD खोलनी है, इसी पाथ पे मैंने खोल लिया, ठीक है। आपको लिखना है जावा सी मतलब जावा कंपाइल, ठीक है। कौन सी फाइल को कंपाइल करो, बेसिक डॉट जावा। अब इसने हमें एक एरर दिया, कैन नॉट फाइंड सिंबल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, ठीक है। इस मतलब इस लाइन पे हमें इसने एरर दिया है, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या एरर है, हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। वापस चलते हैं इसी फाइल में, ठीक है। अब मैंने उस लाइन को एक बार के लिए हटा दिया क्योंकि मुझे आपको प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके बताना था। एक फाइल बनी, क्लास फाइल, मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि क्लास फाइल बनेगी, इसमें उसमें कुछ कोड लिखा होगा जो आपके भी समझ में नहीं आएगा। यही कोड क्या है, आपका बाइट कोड है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने दूसरे सिस्टम में प्रोग्राम चलाना है इसको, तो वो क्या कर सकता है, डायरेक्ट ये फाइल लेके जा सकता है, क्योंकि इसमें क्या है, बाइट कोड है। हम ओरिजिनल कोड नहीं देंगे सामने वाले को, हम ये कोड दे सकते हैं। इस कोड से वो ओरिजिनल कोड नहीं बना सकते क्योंकि ये बाइट कोड है। बाइट कोड सिक्योर होता है, मैंने आपको सिक्योर वाला पॉइंट बताया था, वो यही रीजन है बाइट कोड, ठीक है। तो हमें एक्चुअल कोड नहीं देना किसी को, हम सिर्फ चाहते हैं कि वो हमारा प्रोग्राम एक बार रन करके देख ले, तो हम ये फाइल उसको दे सकते हैं। बल्कि C++ में क्या होता था कि हमें पूरा कोड ही देना पड़ता था जब वो कंपाइल करता था फिर उसे चलाता था, ठीक है। तो अभी एक फाइल बनी है, अब इस फाइल को हमें अपने पीसी में चलाना है। ये कैसे चलाएंगे, तो हमें कमांड लिखना है जावा, अब की बार मुझे जावा सी नहीं लिखना, अब की बार मुझे लिखना है जावा, क्योंकि जावा सी तो उसने मेरे को बना के दे दिया बाइट कोड, कंपाइल करके मुझे फाइल दे दी और मुझे बना के दे दिया बाइट कोड, है ना। अब मुझे उस बाइट कोड को चलाना है, तो मैं क्या करूंगा, जावा बेसिक, ठीक है। अब एंटर करूंगा तो आप देखेंगे हेलो आ गया, तो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन था कि अब जावा में प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, क्लास क्या होती है, और हमने एक स्टेटमेंट प्रिंट करके देखा। अब इस लाइन के पीछे क्या हो रहा है ये हम क्लास में देखेंगे। थैंक यू।